हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। पिकनिक स्पॉट का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन ने जब ली चाय की चुस्की। नए साल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज शनिवार को रांची शहर का दौरा किया। इस दौरान सीएम ने धुर्वा डैम एवं अन्य पिकनिक स्पॉट का निरीक्षण किया। सीएम ने वहां की भौगोलिक स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था तथा क्षेत्र में पर्यटन विकास की संभावनाओं का विस्तार पूर्वक अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान चाय की चुस्की के साथ रांची की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को धुर्वा डैम क्षेत्र में पर्यटन को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा यह क्षेत्र रांची शहर के पर्यटन नक्शे का प्रमुख आकर्षण बनेगा। धुर्वा डैम के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय दुकानदारों एवं नागरिकों से उनकी समस्याएं सुनी तथा सुझाव लिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार जन सहभागिता के माध्यम से क्षेत्र के समग्र विकास को प्राथमिकता देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि धुर्वा डैम न केवल रांची का महत्वपूर्ण जल स्रोत है, बल्कि यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं भी हैं। सरकार इन संभावनाओं को चरणबद्ध तरीके से विकसित करेगी। इसके बाद सीएम ने धुर्वा स्थित जुडिशियल एकेडमी झारखंड का भी निरीक्षण किया। उन्होंने संस्थान की अधोसंरचना एवं प्रशिक्षण व्यवस्थाओं की प्रगति की समीक्षा की तथा आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के सचिव मनोज कुमार सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, रांची जिला प्रशासन के पदाधिकारी, पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। परीक्षा देने जा रही छात्रा का टेम्पो पलटने से सड़क हादसे में निधन। रामगढ़ जिले के बाजार टांड में शनिवार सुबह एक टेम्पो पलटने से एक छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान कोठार निवासी 20 वर्षीय नेहा कुमारी के रूप में हुई है, जो जीएम कॉलेज भुरकुंडा में परीक्षा देने जा रही थी। नेहा अपने घर से भुरकुंडा जाने के लिए टेम्पो में सवार हुई थी, तभी बाजार के पास वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में नेहा गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से उसे तुरंत सदर अस्पताल रामगढ़ ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद टेम्पो चालक मौके से फरार हो गया। इस हादसे की खबर फैलते ही परिजन और आसपास के ग्रामीण गुस्साए और उन्होंने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार करते हुए उसे वापस दुर्घटना स्थल पर ले आए। ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और ट्रैफिक बाधित हो गया। सूचना पाकर रामगढ़ पुलिस और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों व ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। पुलिस ने मार्ग को बंद कर यातायात को वैकल्पिक रास्तों से डाइवर्ट किया। हादसे ने पूरे इलाके में शोक और तनाव फैला दिया है। स्थानीय लोग इस दुर्घटना के लिए टेम्पो चालक और वाहन की अनियंत्रित स्थिति को जिम्मेदार मान रहे हैं। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और फरार चालक की तलाश की जा रही है। एसआईआर को लेकर झारखंड दौरे पर आ रही निर्वाचन आयोग की टीम सभी डीसी और आला अधिकारियों के साथ होगी बैठक। पेरेंटल मैपिंग के बाद झारखंड में मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू होने जा रहा है। अब तक की गई तैयारियों का जायजा लेने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की टीम 8 जनवरी को झारखंड दौरे पर आ रही है। 2 दिवसीय इस दौरे में राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी और आला अधिकारियों के साथ बैठक होगी। ये बैठक एटीआई सभागार में होने की संभावना है। अगर एसआईआर को लेकर संतोषजनक तैयारियां रहीं तो फरवरी में इसकी शुरुआत होने की संभावना है। सबसे खास बात यह है कि एसआईआर के दौरान घर घर फॉर्म पहुंचेगा, जिसे प्रत्येक मतदाता को भरना अनिवार्य होगा, चाहे उनका नाम 2003 के मतदाता सूची में हो या ना हो। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी 2 दिवसीय दौरे के क्रम में सभी जिलों के उपायुक्त के साथ बैठक करेंगे। इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है। एसआईआर शुरू होने से पहले सियासी दलों के बीच जबानी जंग तेज होने लगी है। बीजेपी ने जहां मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण को सही बताते हुए इसे आवश्यक बताया है, वहीं इंडिया गठबंधन के दलों ने ऐतराज जताया है। बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने इंडिया गठबंधन के द्वारा किए जा रहे विरोध पर नाराजगी जताते हुए कहा है, इसे रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि बिहार के मतदाताओं ने एसआईआर पर मुहर लगाकर इनके विरोध का करारा जवाब देने का काम किया है। इधर कल तक एसआईआर विरोधी कांग्रेस के तेवर नरम पड़ते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश कहते हैं कि एसआईआर को लेकर पार्टी तैयार है और इसके लिए पार्टी ने 3500 बीएलए बनाकर चुनाव आयोग को सूची सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को इसकी प्रक्रिया पर ऐतराज है। देश में रहने वाला हर नागरिक मतदाता है, इसकी मान्यता हम लोग रखते हैं। बहरहाल, जैसे जैसे एसआईआर को लेकर सुगबुगाहट तेज हो रहा है, वैसे वैसे सियासी दलों की जबानी जंग तेज होने लगी है।
गिरिडीह के मंडरखा गांव में तालाब में डूबने से एक मासूम की मौत, गांव में पसरा मातम। गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड अंतर्गत मनकड़िया पंचायत के ग्राम मंडरखा में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। गांव के समीप स्थित तालाब में डूबने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। उम्र लगभग 5 वर्ष बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजू राणा के पुत्र घर के पास खेलते खेलते तालाब की ओर चले गए। इसी दौरान तालाब के पास हलचल देख ग्रामीण वहां पहुंचे तो देखा कि एक बच्चा पानी में डूब रहा है। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए बच्चे को तालाब से बाहर निकाला और तत्काल इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। उस समय किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि दूसरा बच्चा भी तालाब में डूब गया है। कुछ देर बाद जब दूसरे बच्चे की मां ने अपने बच्चे को आसपास नहीं पाया तो उसकी तलाश शुरू की गई। ग्रामीणों से पूछताछ में पता चला कि दोनों बच्चे एक साथ खेल रहे थे। इसके बाद लोग दोबारा तालाब पहुंचे, जहां दूसरे बच्चे का शव पानी में तैरता हुआ मिला। यह दृश्य देखकर ग्रामीणों और परिजनों के होश उड़ गए। आनन फानन में बच्चे को भी तालाब से बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृत बच्चे की पहचान राजू राणा के पुत्र के रूप में हुई है। घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तालाबों के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इस मामले में बारकटा ओपी प्रभारी अमन कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिली थी। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची था, जिसमें एक बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हुई है। फिलहाल बच्चे के परिजन ने आवेदन दिया कि बच्चे के पोस्टमार्टम नहीं करना है, जिसमें बच्चे के परिजन शव को अपने साथ ले गए। फुटवियर गोदाम में लगी आग, कई मजदूरों की बची जान। बोकारो शहर में आवासीय कॉलोनी के बीच फुटवियर गोदाम में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जिला के सेक्टर 12 थाना अंतर्गत बारी कोऑपरेटिव के मनमोहन कॉलोनी में शनिवार देर शाम यह घटना उस समय घटी जब लोग अपने घरों में थे। वहीं आवासीय कॉलोनी के बीच एक फुटवियर गोदाम से चिंगारी निकलते हुए लोगों ने देखा और देखते ही देखते पूरा का पूरा गोदाम आग के आगोश में समा गया। गोदाम के अंदर रखा सारा सामान आग में धू धू कर जलने लगा। आग की लपटों को देखते हुए लोगों ने गोदाम के मालिक को सूचना दी और फायर ब्रिगेड को भी जानकारी दी गई। इसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची और फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गोदाम के मालिक ओंकार पांडे ने बताया कि गोदाम में पहले से ही विभिन्न कंपनियों की फुटवियर स्टॉक था और फुटवियर में इस्तेमाल होने वाले कच्चा माल था। पिछले 2 दिन पूर्व भी 60 लाख के माल मंगाई गई थी, जो आग में जलकर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इस आग से उनको लगभग 1 करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने बताया कि आग काफी भयावह थी। अगर समय पर काबू नहीं पाया गया रहता तो अनहोनी हो सकती थी। उन्होंने बताया कि समय रहते गोदाम के ऊपरी भवन में 20 से 25 मजदूर रहते थे, जो सकुशल बाहर निकल गए और सुरक्षित हैं। आग से काफी नुकसान हुआ है और समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो यह घटना और भयावह होती, क्योंकि इसके अगल बगल भी आवासीय कॉलोनी है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी होगी। हालांकि इस मामले को लेकर अभी स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता है। वर्तमान में आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन धुआं काफी होने के कारण कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। स्टेट बैंक सेवा केंद्र में ग्राहक से लूट, नकाबपोश लुटेरों ने 2 राउंड गोलियां भी चलाईं। रांची जिला में रांची टाटा रोड किनारे शास्त्री चौक के निकट स्थित स्टेट बैंक सेवा केंद्र में ग्राहक विश्वदेव मुंडा से नकाबपोश लुटेरों ने कुल 19,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। भागने के क्रम में लुटेरों ने 2 राउंड गोलियां भी चलाईं। बुंडू पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखे भी बरामद किए हैं। यह घटना शनिवार शाम लगभग 5:30 बजे की बताई जाती है। इस संबंध में भुक्तभोगी ग्राहक विश्वदेव मुंडा ने बताया कि वे बुंडू के बारेडीह गांव के निवासी हैं। पेशे से वे कृषक हैं। गत 27 दिसंबर को इनकी माता का निधन हो गया था। श्राद्ध कार्य के लिए उनके द्वारा बड़ी मुश्किल से जमा किए गए 20,000 रुपए बैंक से निकासी के लिए वे बुंडू शास्त्री चौक स्थित स्टेट बैंक सेवा केंद्र आए थे। पैसों की निकासी करने के बाद वे 19,000 रुपए 1,000 रुपए सेवा केंद्र के उप संचालक के ही पास था कि गिनती कर ही रहे थे। इसी बीच अचानक पहुंचे 3 नकाबपोशों में से एक ने उनका रुपया छीन लिया। विश्वदेव मुंडा द्वारा विरोध करने पर एक नकाबपोश ने पिस्तौल का भय भी दिखाया। सेवा केंद्र के उप संचालक ऋतिक कुमार गुप्ता ने बताया कि उन सबों द्वारा विरोध करने पर तीनों नकाबपोश लुटेरे बाहर की ओर भागे। बाहर भी संभवतः उनके 3 साथी इंतजार कर रहे थे। भागने के क्रम में लोगों को डराने के उद्देश्य से उन्होंने 2 राउंड गोलियां भी चलाईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सभी लुटेरे 2 बाइक पर तमाड़ की ओर फरार हो गए। सेवा केंद्र के संचालक सुमित जायसवाल ने बताया कि घटना की सूचना तुरंत बुंडू थाना को दी गई। सूचना पाकर बुंडू डीएसपी ओम प्रकाश, बुंडू थाना प्रभारी रामकुमार वर्मा सदल बल घटनास्थल पहुंचे। घटनास्थल से पुलिस ने अपराधियों द्वारा चलाए गए 2 गोलियों के खोखे भी बरामद किए हैं।
पेसा नियमावली को लेकर भाजपा के सवालों का जवाब नहीं देंगे वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, कही ये बात। पेसा नियमावली को लेकर एक ओर जहां बीजेपी सवाल उठा रही है, वहीं सरकार की ओर से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है। कांग्रेस के एक कार्यक्रम के दौरान जब मीडिया ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से इस पर प्रतिक्रिया लेनी चाही तो उन्होंने कुछ अलग ही प्रतिक्रिया दी। दरअसल झारखंड में पेसा कानून को लागू करने के लिए हेमंत कैबिनेट ने पेसा नियमावली को मंजूरी दी। इसके बाद शुक्रवार की रात को सरकार ने इस नियमावली की अधिसूचना भी जारी कर दी है। कैबिनेट द्वारा पारित नियमावली अधिसूचना जारी होने के बाद सार्वजनिक हो गया है। भाजपा लगातार यह आरोप लगाती रही है कि वर्तमान पेसा नियमावली में जो बदलाव किए गए हैं उससे पेसा कानून से जो उद्देश्य प्राप्त करना था उससे यह दूर हो गया है। इसे लेकर जब वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से सवाल किया गया तो उन्होंने सवाल का जवाब देने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देने के लिए वे तैयार नहीं हैं। अगर पेसा नियमावली को लेकर कोई सवाल बेनिफिशियरी यानी लाभुक की ओर से आता तो वे जरूर उसका जवाब देते। एक और पेसा नियमावली को लेकर जहां भाजपा सवाल उठा रही है, वहीं कांग्रेस विधायक रामेश्वर उरांव की बेटी भी सरकार पर सवाल उठा रही है। पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की बेटी निशा उरांव भारतीय राजस्व सेवा IRS और पूर्व में डेप्यूटेशन पर झारखंड सरकार में पंचायती राज निदेशक रह चुकी हैं। पहले उन्होंने पोस्ट कर लिखा कि 2023 में उनके कार्यकाल के दौरान प्रकाशित प्रारूप और मार्च 2024 में विधि विभाग द्वारा अनुमोदित प्रारूप से मौजूदा पेसा नियमावली अलग है। इसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें हुए संशोधन का वे विश्लेषण करेंगी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से इसे लेकर भी सवाल पूछा गया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि पेसा नियमावली कैबिनेट में आने से पहले ग्रामीण इलाकों से रहने वाले ट्राइबल नॉन ट्राइबल लोगों के सुझाव लिए गए, जिसे नियमावली में जगह दी गई है। रामगढ़ में राहुल सिंह गिरोह ने लिया ओवरब्रिज निर्माण कार्य के ऑफिस में गोलीबारी का जिम्मा। राहुल सिंह गिरोह ने लिया ओवरब्रिज निर्माण कार्य के ऑफिस में गोलीबारी का जिम्मा। शनिवार को सोशल मीडिया पर जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि आज जो रामगढ़ पतरातू मेन रोड में ओवरब्रिज निर्माण कार्य के ऑफिस में गोलीबारी की घटना हुई है, इसकी जिम्मेवारी मैं राहुल सिंह गिरोह से लेता हूं। आज के बाद भी जो कोई व्यापारी हमें इग्नोर करने का सोच रखेगा उसको सोचने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए सुधर जाए और जितना जल्दी हो सके मैनेज करे, यही बेहतर होगा आपके लिए और आपके कर्मचारियों के लिए। चंदन जी, अगर अब भी आपने हमारे कॉल और मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया तो अंजाम आपके कल्पना के परे हो सकता है। दीपिका पांडे सिंह ने कहा 5 जनवरी से कांग्रेस चलाएगी मनरेगा बचाओ राष्ट्रव्यापी अभियान। 5 जनवरी 2026 से कांग्रेस मनरेगा बचाओ राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि साल के अंत तक केंद्र सरकार ने एक और बड़ा षड्यंत्र रचा है, जिसके तहत मनरेगा जैसी ऐतिहासिक और गरीबों की जीवन रेखा बनी योजना को खत्म करने का रास्ता तलाशा जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनरेगा ने देश में पलायन को रोका, गांवों को मजबूती दी और करोड़ों गरीब परिवारों को सम्मानजनक रोजगार प्रदान किया। उन्होंने सवाल उठाया कि कोरोना जैसे अभूतपूर्व संकट के समय मनरेगा के अलावा केंद्र सरकार ने गरीबों और मजदूरों को क्या दिया जिससे उनकी रोजी रोटी चल सके। मनरेगा ही वह एकमात्र योजना थी जिसने उस दौर में ग्रामीण भारत को भूख और बेरोजगारी से बचाया। बीजेपी द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि ये कहना सरासर झूठ है कि कांग्रेस को योजना के नाम से आपत्ति है। उन्होंने कहा, आप मनरेगा का नाम बदलकर कुछ भी रख लीजिए, कांग्रेस को नाम से नहीं गरीब की रोटी से मतलब है। आप गांधी जी का नाम मिटाते चलिए क्योंकि आपको गांधी और गरीब दोनों से परेशानी है, लेकिन गरीब की रोटी छीनने की हिम्मत मत कीजिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने किसानों के काले कानूनों के खिलाफ देशव्यापी संघर्ष कर केंद्र सरकार को यू टर्न लेने पर मजबूर किया, उसी तरह मनरेगा को कमजोर करने की साजिश पर भी सरकार को पीछे हटने के लिए मजबूर किया जाएगा। मनरेगा पर भी हम उन्हें वापसी का रास्ता दिखाएंगे। ये संकल्प आज पूरा देश ले रहा है। दीपिका पांडे सिंह ने ऐलान किया कि 5 जनवरी 2026 को कांग्रेस पार्टी देश भर में मनरेगा बचाओ अभियान की औपचारिक शुरुआत करेगी। इसी कड़ी में विभिन्न राज्यों में विरोध प्रदर्शन, पदयात्राएं और जन आंदोलन आयोजित किए जाएंगे। झारखंड में कांग्रेस कार्यकर्ता रांची में राजभवन तक पदयात्रा कर केंद्र सरकार की गरीब विरोधी नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। शराब बेचकर झारखंड सरकार ने की रिकॉर्ड कमाई, जाने चालू वित्तीय वर्ष के 9 महीने में कितनी हुई शराब की बिक्री। उत्पाद विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष के 9 महीनों में शराब की बिक्री से राजस्व संग्रह करने में रिकॉर्ड बनाया है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में 9 महीनों में उत्पाद विभाग ने 2781 करोड़ की कमाई शराब बिक्री से की है, जो न केवल पिछले वित्तीय वर्ष से अधिक है बल्कि राज्य गठन के बाद सबसे ज्यादा राजस्व संग्रह है। बातचीत में उत्पाद आयुक्त लोकेश मिश्रा ने कहा कि अभी चालू वित्तीय वर्ष के 3 महीने शेष हैं और जो लक्ष्य तय किया गया है उससे ज्यादा प्राप्त होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि नई शराब नीति के बाद राज्य में लगातार राजस्व संग्रह में वृद्धि हो रही है।
इसके लिए लगातार समीक्षा के दौरान जो भी समस्या आती है उसका समाधान किया जाता है। गौरतलब है कि पिछले साल विभाग ने शराब बेचकर 2700 करोड़ का कमाई की थी। चालू वित्तीय वर्ष में विभाग ने 4000 करोड़ का राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार नए साल के अवसर पर शराब की बिक्री अच्छी हुई है। इससे उत्पाद विभाग बेहद उत्साहित है और उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार टारगेट से कहीं ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होगी। उत्पाद आयुक्त की माने तो दिसंबर 2025 में भी शराब की अच्छी बिक्री हुई है और जनवरी 2026 में नए साल के मौके पर भी काफी बिक्री हुई है। जनवरी से अगले 3 महीने शराब की बिक्री के लिहाज से अच्छा समय माना जाता है। ऐसे में उम्मीद है कि लक्ष्य से ज्यादा राजस्व प्राप्ति होगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने स्वीकार किया कि तकनीकी वजहों से दूसरे राज्य की तुलना में झारखंड में शराब के कुछ ब्रांड के मूल्य अधिक हैं। इसे लेकर हो रही परेशानी को आने वाले समय में दूर कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि नई शराब नीति के तहत सरकार होलसेल की भूमिका में है और खुदरा बिक्री निजी हाथों में देकर निगरानी रख रही है। रहस्यमय तरीके से लापता हुए 2 मासूम, घर से बिस्किट खरीदने निकले थे भाई बहन। राजधानी के धुरवा थाना क्षेत्र से लापता हुए 2 मासूम भाई बहन अंश 5 वर्ष और अंशिका 4 वर्ष का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। दोनों शुक्रवार शाम से ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। पुलिस और परिजन बच्चों की तलाश में जुटे हुए हैं। रांची के धुरवा में रहने वाले 2 मासूम भाई बहन रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। सूचना मिलने पर रांची पुलिस की कई टीमें दोनों बच्चों की तलाश में जुटी हुई हैं। वहीं परिजन किसी अनहोनी की आशंका को लेकर डरे सहमे हुए हैं। बच्चों की मां नीति देवी ने बताया कि दोनों बच्चे शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 से 3 बजे के बीच घर से बिस्किट खरीदने निकले थे। उसके बाद वे वापस नहीं लौटे। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार की शाम 4 बजे शालीमार बाजार और शहीद मैदान के पास उन्हें आखिरी बार देखा गया था। बच्चों की मां ने बताया कि जिस दुकान से बच्चे बिस्किट लेते थे वो बंद था। दुकान बंद होने के कारण वे आगे बढ़ गए और रास्ता भटक गए, जिसके बाद घर नहीं लौटे। स्थानीय लोगों ने बताया कि बच्चे मौसीबाड़ी स्थित खटाल क्षेत्र के निवासी हैं। वे कुछ दिन पहले ही बिहान के पटना से रांची शिफ्ट हुए थे। परिजनों ने स्थानीय लोगों के साथ तलाश की, लेकिन असफल रहने पर धुरवा थाना में शिकायत दर्ज कराई। वहीं दूसरी तरफ रांची पुलिस आसपास के इलाकों, बाजारों, संभावित मार्गों और सार्वजनिक स्थलों पर पूछताछ कर रही है। साथ ही बच्चों के फोटो अन्य थानों में भेजे गए हैं। रांची सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि पुलिस पूरी जानकारी जुटाने में जुटी है। हर हाल में दोनों बच्चों की सुरक्षित वापसी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। हरमू नदी की सफाई के लिए रांची नगर निगम युद्ध स्तर पर जुटा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 को ध्यान में रखते हुए रांची नगर निगम ने हरमू नदी के संरक्षण और सफाई के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसी क्रम में 3 जनवरी 2026 को हरमू नदी में विशेष सफाई अभियान शुरू किया गया। इस अभियान की खास बात ये रही कि नगर निगम के प्रशासक सुशांत गौरव खुद मौके पर पहुंचे और सफाई कार्य का निरीक्षण किया। इस अभियान में 100 से अधिक सफाई मित्रों ने हरमू मुक्तिधाम से लेकर कडरू रेडिसन ब्लू क्षेत्र तक मिलकर सफाई की। मशीनों और मजदूरों की मदद से नदी में जमा प्लास्टिक, गंदगी, गाद और पुराने कचरे को हटाया गया। ये अभियान स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 के तहत चलाया जा रहा है। सर्वेक्षण में नदियों और जलाशयों की सफाई को खास महत्व दिया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने ये सफाई अभियान शुरू किया है। निरीक्षण के दौरान प्रशासक ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि हरमू नदी में कचरा या गंदा पानी डालने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। नदी किनारे बने अवैध अतिक्रमण और खटालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाए। प्रशासक ने कहा कि हरमू नदी रांची शहर की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसे साफ रखना सिर्फ नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आम लोगों का कर्तव्य भी है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि नदी में कचरा या गंदा पानी न डालें और नदी को साफ रखने में नगर निगम का सहयोग करें। पलामू में समायोजन की मांग को लेकर बर्खास्त अनुसेवकों की पदयात्रा शुरू, जाएंगे सीएम आवास। पलामू जिले में वर्ष 2010 में नियुक्त 251 अनुसेवकों की बर्खास्तगी के खिलाफ आंदोलन तेज हो गया है। समायोजन की मांग को लेकर बर्खास्त अनुसेवक संघ ने पदयात्रा व प्रदर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री आवास जाने का निर्णय लिया है। पदयात्रा की शुरुआत शनिवार को मेदिनी नगर से हुई। बर्खास्त अनुसेवकों ने बताया कि वर्ष 2010 में चतुर्थ वर्गीय पदों के लिए पैनल तैयार किया गया था। सरिता कुमारी बनाम झारखंड सरकार मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद कोडरमा जिले की तर्ज पर वर्ष 2017 में लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर चयन किया गया। इसमें पलामू जिले के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में अनुसेवकों की नियुक्ति की गई। सभी 7 से 8 वर्षों तक सेवा में कार्यरत रहे। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद उक्त विज्ञापन को त्रुटिपूर्ण मानते हुए रद्द कर दिया गया। इसके आधार पर तत्कालीन डीसी शशि रंजन ने बिना किसी पूर्व सूचना व स्पष्टीकरण के सभी 251 अनुसेवकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त अनुसेवकों का कहना है कि इसी प्रक्रिया के तहत झारखंड के अन्य जिलों में आज भी अनुसेवक कार्यरत हैं। ऐसे में केवल पलामू जिले में की गई कार्रवाई भेदभावपूर्ण व अन्यायपूर्ण है।
संघ के अनुसार बर्खास्तगी के बाद सभी अनुसेवक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। बैंक ऋण, पारिवारिक जिम्मेदारियों और बेरोजगारी के दबाव में 2 अनुसेवकों की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। कई अन्य मानसिक तनाव में हैं। कुछ अनुसेवकों के सामने जीवन यापन का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। दुमका में धान कारोबारी से 3,80,000 की छिनतई। बाइक सवार अपराधियों ने रुपए से भरा बैग उड़ाया। झारखंड की उपराजधानी दुमका में छिनतई की वारदात हुई है। दुमका गोड्डा सीमा पर स्थित हसडीहा के मुख्य बाजार में शनिवार को अपराधियों ने सेवानिवृत्त शिक्षक सह धान व्यवसायी नंदलाल भगत से उनके घर के दरवाजे के बाहर से रुपए से भरा बैग झपटकर फरार हो गए। बैग में 3,80,000 रुपए थे। वही जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दुमका के हसडीहा बाजार निवासी धान व्यवसायी नंदलाल भगत के पुत्र राजेश भगत ने SBI हसडीहा ब्रांच से 4.5 लाख रुपए निकाले थे। रुपए लेकर वो हसडीहा के गोड्डा रोड स्थित अपने विशाल एंटरप्राइजेस प्रतिष्ठान पहुंचे, जहां उन्होंने 70,000 रुपए अपने पास रखकर शेष राशि 3,80,000 रुपए अपने पिता नंदलाल भगत को देकर घर भेज दिया। नंदलाल भगत अपने प्रतिष्ठान से करीब 500 मीटर दूरी पर स्थित जैसे ही अपने घर के दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि बाइक सवार 2 युवकों ने उनसे पैसे से भरा बैग छीन लिया। छिनतई की वारदात के समय 80 वर्षीय नंदलाल भगत काफी बहादुरी के साथ अपराधियों से भिड़ गए। अपराधी रुपए से भरा बैग छीनने के दौरान उन्हें घसीटते हुए सड़क पर ले गए। लड़ते हुए नंदलाल जख्मी हो गए। इस क्रम में अपराधी रुपए से भरा बैग लेकर हसडीहा चौक होते हुए फरार हो गए। अगर समय पर आसपास के लोग उनके साथ आ जाते तो अपराधी मौके पर ही पकड़ में आ भी सकते थे। इधर घटना की जानकारी मिलते ही हसडीहा के प्रभारी थाना प्रभारी जिम्मी हंसता और SI दिलीप हंसता ने अपराधियों का पीछा भी किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। पुलिस टीम घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरे का फुटेज खंगाल रही है। इस पूरे मामले में हसडीहा थाना प्रभारी जिम्मी हंसता ने बताया कि पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। जांच में तकनीकी टीम की मदद ली जा रही है। जल्द ही घटना में संलिप्त अपराधी पकड़े जाएंगे। झारखंड में पहली बार होगा MSME डिफेंस कॉन्क्लेव, कोल्हान में चल रही तैयारी। झारखंड में पहली बार MSME डिफेंस कॉन्क्लेव का आयोजन सरायकेला जिला में होगा। इसको लेकर तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। भारत चेंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव ने बताया कि इस तरह के आयोजन से रक्षा के क्षेत्र में स्थानीय उद्योग को जोड़ने का मौका मिलेगा। रक्षा के क्षेत्र में स्थानीय उद्योग भी अपने उत्पाद के जरिए जुड़ सकेंगे। झारखंड में इसे लेकर पहली बार एक पहल की जा रही है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि स्थानीय उद्योगों के लिए रक्षा क्षेत्र में नए अवसर प्रदान करने के लिए MSME डिफेंस कॉन्क्लेव का आयोजन आदित्यपुर स्थित ऑटो क्लस्टर परिसर में होगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत बनाने और स्थानीय MSME उद्योगों को रक्षा क्षेत्र से जोड़ने के उद्देश्य से MSME डिफेंस कॉन्क्लेव का आयोजन आगामी 16 और 17 जनवरी 2026 को किया जाएगा। इस कॉन्क्लेव का आयोजन सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एवं भारत चेंबर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है, जिसमें लघु उद्योग भारती, BEML सहित अन्य व्यावसायिक संस्थाएं भी सहयोग करेगी। इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन 16 जनवरी 2026 को देश के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ करेंगे। इस अवसर पर रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल अरूप राहा एवं रक्षा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। HEC में वेतन संकट गहराया, 15 दिन के भुगतान पर भड़का संयुक्त मोर्चा। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC में कार्यरत हजारों कर्मचारियों का वेतन संकट अब गंभीर सामाजिक और औद्योगिक समस्या का रूप लेता जा रहा है। शनिवार 3 जनवरी 2026 को HEC संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने निदेशक वित्त से मुलाकात कर 15 दिन के वेतन भुगतान की व्यवस्था का कड़ा विरोध दर्ज कराया और इसे कर्मचारियों के साथ अन्यायपूर्ण बताया। संयुक्त मोर्चा ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में किया जा रहा आधा वेतन भुगतान कर्मचारियों की आर्थिक परेशानियों को दूर करने में पूरी तरह विफल साबित हो रहा है। प्रतिनिधियों ने कहा कि HEC जैसे सार्वजनिक उपक्रम में नियमित वेतन न मिलना केवल कर्मचारियों का ही नहीं बल्कि प्रबंधन और सरकार की साख का भी प्रश्न बन चुका है। बैठक में बताया गया कि अधिकांश कर्मचारियों ने होम लोन, एजुकेशन लोन और अन्य बैंक ऋण ले रखे हैं। आधा वेतन खाते में आते ही बैंक द्वारा EMI काट ली जाती है, जिससे कई कर्मचारियों के खातों में शेष राशि शून्य हो जाती है। जिन कर्मियों के खाते NPA की श्रेणी में चले गए हैं, उनके लिए 15 दिन का वेतन पूरी तरह बेअसर साबित हो रहा है। वेतन के साथ साथ LIC, इनकैशमेंट, CPF और BPF के भुगतान में हो रही देरी पर भी संयुक्त मोर्चा ने नाराजगी जताई। प्रतिनिधियों ने कहा कि कर्मचारियों की जीवन भर की बचत और बीमा राशि समय पर नहीं मिलना मानवीय संकट को और गहरा कर रहा है। संयुक्त मोर्चा ने मांग की कि जब भी NCL नॉर्थ कोल लिमिटेड से HEC को फंड प्राप्त हो तो उसका प्राथमिक उपयोग कर्मचारियों के वेतन भुगतान में किया जाए। बार बार आंशिक भुगतान से न तो कर्मचारियों का भरोसा बन पा रहा है और न ही औद्योगिक शांति कायम रह पा रही है। निदेशक वित्त से वार्ता के बाद संयुक्त मोर्चा के 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने भाजपा नेता विनय जायसवाल से भी मुलाकात कर कर्मचारियों की स्थिति से अवगत कराया।
इस पर विनय जायसवाल ने आश्वासन दिया कि एचईसी के मुद्दे को रांची से लेकर दिल्ली तक हर मंच पर उठाया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय स्तर पर हस्तक्षेप कराया जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि लगातार वेतन संकट से उनका मनोबल टूट रहा है, जिसका सीधा असर उत्पादन, कार्यकुशलता और एचईसी के भविष्य पर पड़ रहा है। समय रहते ठोस निर्णय नहीं लिए गए तो हालात और बिगड़ सकते हैं। देवघर में टोटो चालकों को दिया गया टी शर्ट, लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति करेंगे जागरूक। देवघर जिला प्रशासन ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान लोगों को जागरूक करने का नया रास्ता अख्तियार किया है। यातायात विभाग की ओर से शहर के टोटो चालकों को नए टी शर्ट दिए गए हैं। ये टोटो चालक उक्त टी शर्ट पहनकर सड़क पर टोटो चलाएंगे और सड़क पर चल रहे अन्य लोगों को भी ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करेंगे। टी शर्ट पहनकर लोगों को ये संदेश भी देंगे कि हम सड़क सुरक्षा सप्ताह और यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं और आप भी पालन करें। परिवहन विभाग के अधिकारी अमित कुमार झा व प्रथम राजवाड़ ने बताया कि टोटो चालकों का सरकार की तरफ से हेल्थ चेकअप भी किया जाएगा। इस दौरान उनके स्वास्थ्य के साथ साथ आंखों की भी जांच की जाएगी ताकि वे वाहन बेहतर ढंग से चला सकें। किडनी ट्रांसप्लांट की ओर रिम्स ने बढ़ाया कदम, जल्द होगी एडवाइजरी कमेटी की अहम बैठक। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स रांची में किडनी ट्रांसप्लांट सेवा शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। राज्य सरकार की योजना रिम्स के बाद अन्य सरकारी अस्पतालों में भी चरणबद्ध तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट सुविधा उपलब्ध कराने की है। इस संबंध में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार के उप सचिव ध्रुव प्रसाद द्वारा पत्रांक 1-13 के माध्यम से संबंधित विभागों को पत्र भी जारी किया गया है। इसके तहत 9 जनवरी 2024 को पूर्वाह्न 11:30 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई जाएगी। यह बैठक अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग अजय कुमार सिंह के कार्यालय कक्ष में आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग करेंगे। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 9 जनवरी को आहूत होने वाली बैठक में रांची के 2 अस्पतालों राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स रांची और निजी अस्पताल राज हॉस्पिटल रांची को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पंजीकरण और लाइसेंस प्रदान किए जाने पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किडनी ट्रांसप्लांट की अनुमति से पूर्व संबंधित राज्यों के निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाओं की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया जाता है। यह समिति संबंधित अस्पताल का स्थल निरीक्षण कर वहां उपलब्ध बुनियादी ढांचे, विशेषज्ञ फैकल्टी, नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी सेवाएं, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, ब्लड बैंक सहित अन्य आवश्यक संसाधनों का विस्तृत आंकलन करती है। निरीक्षण के उपरांत समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तकनीकी समिति की रिपोर्ट के आधार पर एडवाइजरी कमेटी ये निर्णय लेती है कि संबंधित अस्पताल किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जरूरी सभी निर्धारित मानकों और अर्हताओं को पूरा करता है या नहीं। मानकों की पूर्ति होने की स्थिति में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेकर किडनी ट्रांसप्लांट का लाइसेंस जारी किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि रिम्स में किडनी ट्रांसप्लांट सेवा शुरू होने से राज्य के किडनी रोगियों को इलाज के लिए बाहर के राज्यों में जाने की मजबूरी से राहत मिलेगी तथा झारखंड में उन्नत चिकित्सा सेवाओं को नया आयाम मिलेगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।